गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11वीं राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संवैधानिक अधिकार। इसके बारे में मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको समझाया था। अब उसके बाद आज है कुछ प्रश्न जो आपकी किताब नहीं है, तो आप कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं है कि आपको प्रश्न कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, तो मैं कुछ प्रश्न वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपके किताब के पीछे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन के बारे में बताएं कि ये सही है या गलत है। तो पहला है, जैसे मान लीजिए कि अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन करता है। अधिकार पत्र किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन करता है, तो ये सही है। यानी अधिकार पत्र जो है वो किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों के बारे में वर्णन करता है। दूसरा है आपके, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये भी सही है। विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, गैर, ये गलत है, क्योंकि कई देशों में अधिकार पत्र होते नहीं है। जहाँ अधिनायकवाद होते हैं वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। फिर है 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे उचित वर्णन है। तो इसमें गैर सही होगा, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके, आपको उसका तर्क देना है। तो प्रश्न आप लिखे कि कौन से मौलिक अधिकारों का हनन कहाँ पर हो रहा है। एक लाइन आपके सामने है, राष्ट्रीय एयरलाइंस, राष्ट्रीय एयरलाइन, राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक एंड ड्राइवर और कंडक्टर दल के ऐसे पुरुषों को, दल के ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज्यादा है, जिनका वजन ज्यादा है, नौकरी में तरक्की दी गई, नौकरी में तरक्की दी गई, जिनका वजन ज्यादा है ना। लेकिन उनकी ऐसी महिला, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मी, ऐसी महिला सहकर्मी को दंडित किया गया, जिसका वजन बढ़ गया। यानी ये आपके एक प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन आपके बनता है, तीसरे का क्या है, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों को पढ़े। प्रत्येक स्थिति के बारे में बताया कि मौलिक अधिकारों का उपयोग सही ढंग से हुआ है, उसकी पालना या फिर नहीं हुई। तो इसको पढ़ो, देखो आप, राष्ट्रीय एयरलाइंस के चालक और परिचालक दल के ऐसे पुरुष, सिर्फ पुरुषों को जिनका वजन बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है, उनको तो नौकरी में क्या दिया गया, तरक्की। और जिन औरतों का वजन बढ़ गया उन्हें क्या किया गया है, दंडित। तो क्या ये मौलिक अधिकारों की दृष्टि से सही है या गलत है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, यह स्थिति गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि इसमें स्त्री और पुरुषों के साथ, स्त्री और पुरुष दोनों के साथ क्या किया जा रहा है? भेदभाव। जहां पुरुष मोटे हो गए उनको तो तरक्की मिल रही है और महिला मोटी हो गई, इसका मतलब उसे दंडित किया जा रहा है। तो ये स्थिति क्या है? गलत है। और समानता के अधिकार, ये है समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सीधा सीधा है ना, यानी स्त्री और पुरुष के साथ समानता नहीं की जा रही है। इसके अलावा ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष सबको समानता का दर्जा दिया गया है। यानी ये स्थिति गलत है, हम इसको सही नहीं मानते। कारण ये है कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि अपना भारतीय संविधान हमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। ठीक है, किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ लाइन में हम देखें तो स्त्री और पुरुष के साथ भेदभाव किया जा रहा है वजन के आधार पर, है ना। तो अनुच्छेद 14 ये कहता है, समानता का अधिकार ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जाति, धर्म, लिंग, जन्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अब है एक और है, एक निर्देशक है, एक निर्देशक, एक निर्देशक है जो एक डॉक्यूमेंट्री, एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता है। एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है, जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है। अब इसके बारे में बताओ, क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद में? समानता के अधिकार में, अनुच्छेद 19 में, है ना। तो क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? तो इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा क्या? यह स्थिति स्पष्ट, यानी आंसर में आपको लिखना है यह सही है, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने, भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, जिसके आधार पर निर्देशक ऐसा कर सकता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 19 फर्स्ट में व्यक्ति को विचार
या भाषण देने की स्वतंत्रता है। यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जो है, ये जो निर्देशक है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के आधार पर ऐसा कर सकता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है कि वह अपने विचार प्रकट कर सके ऐसा। उसके बाद ग है एक बड़े बांध के कारण, एक बड़े बांध के कारण, एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग, विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग, अपने पुनर्वास की मांग करते हुए आंदोलन करते हैं। ये लाइन आपके सामने है कि एक बड़े बांध के कारण कुछ लोगों को वहां से हटा दिया गया, ये कह करके कि आपको पुनः दूसरी जगह बसा दिया जाएगा, लेकिन उनको बसाया नहीं गया, तो वो पुनर्वास की मांग को करते हुए रैली या आंदोलन करते हैं। क्या आपकी नजर में ये सही है? तो हमारी नजर में ये सही है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो अपने नागरिकों को सभा, रैली, जुलूस या आंदोलन करने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19 सेकंड में, यानी 19 ख में देता है। ठीक है, नीचे आपने पढ़े ये। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है क्या? इस घटना में मौलिक अधिकारों का उपयोग किया जा रहा है। कैसे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सेकंड के अनुसार, 19 सेकंड के अनुसार व्यक्ति को बिना अस्त्र शस्त्र के सभा, जुलूस या प्रदर्शन करने की आजादी है। फिर है क्या? आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश, आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु भाषा है, तेलुगु माध्यम, तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है, विद्यालय चलाती है। क्या सही है क्या?
यानी भारतीय संविधान इसकी अनुमति भी देता है। यानी ये सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार में आता है। अगर कोई अल्पसंख्यक है वो अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए ऐसा करना चाहता है तो कर सकता है। तो आप इसमें लिखोगे क्या कि यह स्थिति जो है वो ठीक है। आंध्र सोसाइटी द्वारा आंध्र प्रदेश के सीमा क्षेत्र के बाहर तेलुगु माध्यम से विद्यालय चलाकर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार भारत में भाषा व धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने एवं उनके प्रशासन का अधिकार हासिल करने का अधिकार है। तो इसमें लिखिए आप, यह स्थिति ठीक है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि, क्या कहा गया है? यह कहा गया है कि भाषा या धर्म के आधार पर, भाषा व धर्म के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके नोटबुक में हैं। इसके अलावा अपन बात करें, ये उतारे धीरे धीरे, एक प्रश्न और करवा देता हूँ आपको। एक प्रश्न और कर लेते हैं। आपके पास किताबें भी नहीं है तो चाहता हूँ कि आप व्यवस्थित अध्ययन करें, कोई चीज रह न जाए। अगला एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 4 है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार सांस्कृतिक व शैक्षणिक या शैक्षिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकारों की सही व्याख्या है। पीछे मैंने पाठ में आपको समझाते समय बताया था, शैक्षणिक और शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कौन से में आता है? 29 और 30 में आता होगा शायद, है ना? तो इसमें आपकी 4 चीजें बता रखी है।
एक नंबर पे तो बता रखा है कि शैक्षिक संस्थाएं खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे उस संस्थान में पढ़ सकेंगे। ये गलत है। दूसरा है सरकारी विद्यालयों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। सरकारी विद्यालय में ऐसा संभव नहीं है। सरकारी विद्यालय में आप धर्म से संबंधित शिक्षा दे ही नहीं सकते। गैर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। ये बात सही है बिल्कुल। अभी हमने ऊपर वाला पढ़ा था, आंध्र प्रदेश का पढ़ा था ना, कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोलने और उनको संचालित करने का अधिकार है। तो इनमें से सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की सही व्याख्या कौन करता है? गय करता है। गय क्या है? गय में क्या लिखा हुआ है? गय में लिखा हुआ है भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं। और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 व 29 में ऐसा करने का प्रावधान है। अब प्रश्न संख्या 5 है, इनमें कौन मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और क्यों? निम्न में से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और क्यों? मौलिक अधिकार का उल्लंघन कौन सा है और क्यों है? तो इसमें नंबर 1 आपकी किताब में लिखा हुआ है क्या? डीजे का है। अगर डीजे बजते हैं ना, उनसे संबंधित है। जैसे पहला है न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना। पहला है न्यूनतम मजदूरी नहीं देना। क्या ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? यह कौन से अधिकार का है? शोषण के विरुद्ध, यानी न्यूनतम मजदूरी व्यक्ति को न देना मौलिक अधिकारों का या मौलिक अधिकार का उल्लंघन
है, क्योंकि संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का यह उल्लंघन है। यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति से जबरन मजदूरी करवाना या फिर काम करने के बदले उनको पारिश्रमिक नहीं दिया जाना या कम दिया जाना, ये शोषण के विरुद्ध अधिनियम के तहत आता है। फिर है किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना है, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, ये क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यानी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, तो सरकार कभी भी किसी पुस्तक पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। लेकिन जो लोकहित को नुकसान पहुंचाती है ऐसी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया भी जा सकता है। यानी इसको किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, इसमें दायित्व नहीं रखा है कौन सी पुस्तक, लेकिन ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। यह है मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि लोकहित के विपरीत लिखी गई पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये किसी मौलिक अधिकार में नहीं आता है। और उसके बाद ग है, रात 9 बजे बाद लाउड स्पीकर बजाना। रात 9 बजे बाद लाउड स्पीकर बजाना, ये भी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। यानी डिस्टर्ब होता है इसमें, है ना। यह है मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रात 9 बजे बाद में अगर कोई डीजे या लाउड स्पीकर बजाता है तो इसमें ये समय सोने का होता है, शांति का समय होता है। तो विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, आराम करने वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, कोई रोगी है, मरीज है, तो उसकी स्वतंत्रता भी बाधित होती है। इसलिए रात 9 बजे बाद में डीजे बजाना ये लोग मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। एक है भाषण तैयार करना, यानी भाषण तैयार करना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक अपने विचार प्रकट करने और व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। आज इतना काफी है मुझे लगता है। उतारे इसको आराम से और पैर कॉपी में लिखिए।